जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम विस्तार से जो संविधान का आर्टिकल 19 है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है, उसकी हम बात करेंगे। और स्वतंत्रता के अधिकार वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया हमारे संविधान में, जिसमें से अनुच्छेद 19 और 21 ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं किसी भी नागरिक के लिए, उसके जीवन, उसके स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। इस आर्टिकल में राष्ट्रीय सहारा में एक लेख छपा हुआ है, खुद में झांके मीडिया, और मीडिया से संबंधित, मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित जो मुख्य आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज जो ए है, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के अधीन प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता भी आती है। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या मुद्दा है करंट अफेयर्स में। सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के स्वनियामक तंत्र को सख्त बनाने की बात की। देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय ने टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के स्वनियामक तंत्र को सख्त बनाने की बात की। देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशंस को नए दिशा निर्देशों के साथ आने को कहा। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार पहले ही 3 चरणीय तंत्र बना चुकी है, जिसमें पहला स्वनियामक ही है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने आप को एकमात्र इकाई मानती है जो केंद्र के साथ पंजीकृत है। इस पर अदालत ने कहा, हम इनके वैचारिक मतभेदों को नहीं सुलझा सकते। इस कोलाहल में यह याचिका गुम न होने की बात भी की। उन्होंने दोनों के नियमों को देखने को कहा। टीवी की खबरों व डिजिटल प्लेटफॉर्मों के मौजूदा स्वनियामक तंत्र से सबसे बड़ी अदालत पहले ही संतुष्ट न होने की बात कर चुकी है। अदालत द्वारा भड़काऊ कार्यक्रमों तथा आपराधिक मामलों के सनसनीखेज भड़काऊ कार्यक्रमों और आपराधिक मामलों के सनसनीखेज बनाकर पेश करने पर कड़ा आर्थिक दंड देने की भी चर्चा की जा चुकी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2021 जनवरी में कहा था कि मीडिया द्वारा किया जाने वाला ट्रायल अदालत की अवमानना है। साथ ही प्रेस से किसी भी तरह की लक्ष्मण रेखा न लांघने की बात भी की थी। दर्शकों की संख्या में इजाफा करने के लोभ में अक्सर समाचार चैनल्स व हिट्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निश्चित मानकों का पालन करने में घोर कोताही बरतते हैं। किसी भी पेशे पर नियामक रखना मुश्किल ज़रूर है, परंतु जिन माध्यमों का काम मुख्य रूप से जनता को सूचनाओं से अवगत कराना है, उन्हें पथ प्रदर्शक के तौर पर अधिक जिम्मेदारी से खुद पेश आना चाहिए। इसके उलट वे बार बार अपनी सीमाएं जानते बूझते लांघते हैं। प्रतिस्पर्धा होना कतई गलत नहीं है, मगर यह इतना स्वस्थ हो कि बाकियों को इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। साथ ही यह ख्याल भी रखना ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग या विश्लेषण के दौरान निष्पक्षता नज़र आए। आलोचनात्मक होने का तात्पर्य अकारण अंतिम निर्णय लेने पर उतारू होना न साबित होता हो। कुछ दिन पहले सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि पीड़ित के साथ आरोपी के भी अधिकार हैं। उनकी रक्षा करना सब के लिए ज़रूरी है। मीडिया की गरिमा को बचाना खुद मीडिया का ही काम है।
इसलिए हमें अपना आकलन करना खुद सीखना चाहिए। मीडिया का कटघरे में होना सबके लिए खतरा साबित हो सकता है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ बातें। अंतिम पेज में सादा पेज अगर मिल जाए तो। हाँ, आर्टिकल 19 इस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 19 में इस अनुच्छेद के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल अधिकार में थीं, वर्तमान में 6 हैं। यानी आर्टिकल 19 में पहले 7 अधिकार थे, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जो मूल अधिकार के रूप में थे, वर्तमान में 6 हैं। ये 7 स्वतंत्रताएं क्या क्या थी? जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सिंपल सा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में है शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो सम्मेलन पहले अभिव्यक्ति करेंगे फिर सम्मेलन होगा। तीसरा है सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। तो सम्मेलन होगा तो संगठन बनेंगे। फिर है भारत में बाधा रहित आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, निवास। फिर आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति की स्वतंत्रता ये थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति की जो स्वतंत्रता मूल अधिकार में दिया गया था, किसमें है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में। इसको यहाँ से हटा करके आर्टिकल 300 ए में कानूनी या संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में रखा गया है। फिर अंतिम है कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय करने के तो पहला अभिव्यक्ति, फिर सम्मेलन। अभिव्यक्ति किए तो कहाँ करेंगे? किसी सम्मेलन में करेंगे। जब सम्मेलन में अभिव्यक्ति करेंगे तो संगठन बन ही जाएगा। वो संगठन यहाँ वहाँ जाएगा तो आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर कहीं आएंगे जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा लगा तो रह लिए, निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करेंगे तो वहाँ संपत्ति बनाएंगे ही, लेकिन संपत्ति इसको हटा दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। फिर अंतिम है कि जैसे वहाँ पे निवास कर रहे हैं, संपत्ति बन गई है, तो व्यवसाय करेंगे, कोई व्यवसाय वृत्ति करने की स्वतंत्रता। ये है आर्टिकल 19 में। तो पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, चौथा देश के किसी भी स्थान पर आवागमन की, मुक्त आवागमन की या निर्बाध अबाध आवागमन की स्वतंत्रता। फिर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। फिर अंतिम है किसी प्रकार की वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं हैं। 97वें संशोधन 2011, 97वें संशोधन 2011 के तहत आर्टिकल 19(1)(c) में सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता दी गई। नवीनतम सबसे नया जो आर्टिकल 19 में जोड़ा गया है कुछ 2011 में, वो है सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। यानी मूल रूप से सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बनाने की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार के रूप में नहीं था, लेकिन 97वें संशोधन
2011 97वें संशोधन 2011 97वें संशोधन 2011 के तहत आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन इनमें से कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं है और संविधान प्रत्येक स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें 8 सीमाएं हैं। सम्मेलन की स्वतंत्रता है, इसमें 2 सीमाएं हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, इसमें 3 सीमाएं हैं। आवागमन व निवास दोनों पर देखा जाए तो उसमें 2 सीमाएं हैं। आवागमन कहीं पर फ्री मूवमेंट का अधिकार और निवास करने का अधिकार, इसमें 2 सीमाएं हैं। फिर व्यवसाय की स्वतंत्रता पर 2 सीमाएं हैं, अंतिम वाला, और संपत्ति तो है ही नहीं। तो फिलहाल 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई हैं, मूल रूप से 7 थी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 सीमाएं हैं। कौन कौन सी? भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार यानी नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन यानी अपराध के लिए उकसाना, ये 8 हैं। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन, अपराध के लिए उकसाना। यानी कोई ऐसी अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते जिससे अपराध के लिए उकसाना जैसी स्थिति हो। जैसे हेट स्पीच जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो युक्त निर्बंधन दिए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, 8 हैं। उसमें से एक ये भी है कि अपराध उद्दीपन वाले भाषण नहीं कर सकते हैं। जैसे कनाडा में जो चरमपंथी, खालिस्तानी चरमपंथी जो हिंसा कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं और भारत के लिए विभाजनकारी षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको वहाँ की जस्टिन ट्रूडो सरकार कह रही है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उनकी। लेकिन समझना चाहिए कि कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति जिससे हिंसा हो, जिससे लोगों का धार्मिक अधिकार का उल्लंघन हो, जिससे देश का विभाजनकारी मानसिकता विकसित हो, जिससे आतंकवाद फैले, जिससे हिंसा फैले, तो ऐसी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम कह करके उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। मानहानि, ऐसा हम रिस्पॉन्सिबल स्पीच जिसको कहा जाता है, स्पीच का अधिकार है लेकिन रिस्पॉन्सिबल स्पीच, जिम्मेदारीपूर्ण हमारा वक्तव्य हो। न्यायालय की अवमानना करने वाला वक्तव्य नहीं हो सकता। सदाचार को खंडित करने वाला वक्तव्य नहीं होना चाहिए। लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाला नहीं हो, ऐसा वक्तव्य नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा विदेशी संबंध प्रभावित हो जाए। राज्य की सुरक्षा, स्वतंत्र अखंडता, संप्रभुता को हानि पहुंचाने वाली, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, मानहानि, अपराध को उकसाने वाला भाषण, हेट स्पीच इत्यादि, न्यायालय का अवमानना, सदाचार, नैतिकता, लोगों की गरिमा को उल्लंघन ना हो, तो ये सब उसमें निर्बंधन है। फिर सम्मेलन की स्वतंत्रता में 2 निर्बंधन हैं। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था। सम्मेलन करें लेकिन लोक व्यवस्था उससे छिन्न भिन्न ना हो, और भारत की संप्रभुता अखंडता को छिन्न भिन्न करने वाली सम्मेलन नहीं होना चाहिए, निरायुध सम्मेलन हो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें आर्टिकल 19(1)(c) में संगठन बनाने की, सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता है। सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता 97वें संशोधन 2011 के द्वारा दिया गया था। तो इसमें 3 है संगठन में: भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार। ठीक है। आवागमन व निवास दोनों पर 2 सीमाएं हैं।
सार्वजनिक हित प्रभावित ना हो, मतलब आवागमन करें लेकिन सार्वजनिक हित प्रभावित ना हो, निवास कहीं पर करें लेकिन सार्वजनिक हित प्रभावित ना हो, और अनुसूचित जनजाति का हित प्रभावित ना हो आवागमन और निवास में। व्यवसाय की स्वतंत्रता पर दो सीमाएं हैं। पहला, राज्य किसी पेशे के लिए तकनीकी अर्हताएं या योग्यताएं तय कर सकता है। दूसरा, किसी विशेष व्यापार में एकाधिकार यानी राज्य के पक्ष में का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला मुद्दा है अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा। फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला है, मुद्दा है, उसको देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया। तो बड़ा प्रसिद्ध है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ये कब आया था? तो ये आया था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 के तहत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया था। 19(1)(a) न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि लिखित लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति, यानी कि हम कहें कि एक्शंस के द्वारा अभिव्यक्ति। आ, 19(1)(a) न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति। इन सभी रूपों में अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस का होना आवश्यक है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। लिखित में जैसे अखबार, पुस्तकें, पत्रिकाएं, इसको प्रेस कहा जाता है, प्रेस। तो लिखित और मौखिक ये प्रेस के अंतर्गत आता है। तो अखबार, पुस्तकें, पत्रिकाएं, या भी जो सोशल मीडिया पे जो लिखा जाता है वो भी आ सकता है इसके अंतर्गत। मौखिक में टीवी, रेडियो, वीडियो, जो यूट्यूब वीडियो वगैरह हैं। हाव भाव तो सिनेमा, फिल्में, नाटक, इन सब के द्वारा। तो ये कुल मिला के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, और अभिव्यक्ति को 3 रूपों में माना: लिखित, मौखिक, हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति करना। लिखित में न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, मौखिक में जो टीवी, रेडियो, यूट्यूब इत्यादि, फेसबुक, और हाव भाव में फिल्में, सिनेमा, नाटक, रंगमंच। फिर भारत में प्रेस लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। टिप्पणी कीजिए प्रश्न अगर आ जाए तो, कि प्रेस जो है वो चतुर्थ स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। इसको स्पष्ट करना है कैसे। लोकतंत्र में प्रेस अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है, जो एक सजग या जागरूक नागरिक की संकल्पना को साकार रूप देता है। ठीक है, तो भारत जैसे देश में प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है, जो सजग या जागरूक नागरिक की संकल्पना को साकार करता है, तो जागरूकता बढ़ाता है, इसलिए प्रेस लोकतंत्र का स्तंभ है, चतुर्थ। दूसरा, प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाता है और तानाशाही से रक्षा करता है। तो उत्तरदायी बनाता है सरकार को।
भारत जैसे देश में प्रेस समाज सुधार का एक प्रमुख साधन है। तो समाज सुधार, भारत के बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विरोधी विचारों में समन्वय लाने का एक प्रमुख साधन है। इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो लोकतंत्र मजबूत होता है इससे। तो इसलिए प्रेस लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। अब भारत में प्रेस पर नियंत्रण का जो मुद्दा है उसको देखते हैं। भारत सहित विश्व के किसी भी देश में असीमित प्रेस को स्वीकार नहीं किया जाता है। भारत का संविधान भी प्रेस की असीमित स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। अतः भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो 8 सीमाएं लगाता है, वे सीमाएं प्रेस पर भी स्वतः लागू होती हैं। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन घृणा वाक यानी हेट स्पीच की अनुमति नहीं देता। घृणा वाक्य भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। घृणा वाक्य का अर्थ है ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज के विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाती है और सामाजिक सामंजस्य को कमज़ोर करती है। भारत का संविधान घृणा वाक्य को रोकने के लिए ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाता है। यद्यपि भारत का संविधान विशेष परिस्थितियों में राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य प्रेस को नियंत्रित करे, लेकिन संविधान यह भी निर्धारित करें लेकिन राज्य का कदम युक्त होना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रेस लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, अतः एक श्रेष्ठ लोकतंत्र में उचित यह होगा कि आपवादिक परिस्थितियों में ही राज्य प्रेस को नियंत्रित करेगी। सर्वोत्तम स्थिति तो यह होगी कि पश्चिमी देशों की भांति भारत में भी प्रेस आत्मनियंत्रण सेल्फ रेस्ट्रेंट की व्यवस्था विकसित करें। हालांकि इस बात से सर्वोच्च न्यायालय दुखी है कि वो सेल्फ रेगुलेशन कर नहीं पा रहे हैं। अब इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में इसकी हम बात करें। इंटरनेट फंडामेंटल राइट बना हुआ है कैसे? शायद भसीन केस कोई है उसमें दे पढ़ते हैं। गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके पहले क्या पढ़े कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985 में प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने माना था। ऐसे ही गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। यह निर्णय जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त करने और उसी संदर्भ में इंटरनेट को लंबे समय तक प्रतिबंधित करने के आलोक में दिया गया। तो गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। क्यों इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है? 4 तर्क। आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्तमान युग में ज़रूरी है। आर्टिकल 19(1)(g) के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इंटरनेट व्यवसाय के लिए ज़रूरी है। तो अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी है, इंटरनेट चाहिए। व्यवसाय करने के लिए ये किस में है? व्यवसाय वाला अंतिम है, ये 7वां नंबर जो था ABCDEFG, जी वाला जो क्लास था, क्योंकि F वाला तो हट गया है, वो आर्टिकल 300A में आ चुका है एक संवैधानिक अधिकार के रूप में। तो अभिव्यक्ति 19(1)(a) के लिए ज़रूरी है इंटरनेट, 19(1)(g) यानी व्यवसाय के लिए ज़रूरी है। वर्तमान समय में इंटरनेट सूचना प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है और प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए सूचनाओं तक पहुंच भी ज़रूरी है। चौथा, वर्तमान युग में इंटरनेट आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए भी ज़रूरी है। तो ये 4 तर्क हैं। पहला, अभिव्यक्ति 19(1)(a),
व्यवसाय 19(1) जी, सूचना का अधिकार और सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार। ये 4 कुछ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट देखें, इसको पीटी फैक्ट हम बोले, पीटी फैक्ट। नवीन जिंदल केस 2004, नवीन जिंदल केस 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है। इमैनुअल केस में 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि मौन यानी साइलेंस भी अभिव्यक्ति है और मौन रहना भी मौलिक अधिकार है, अतः किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सहकारी संस्था क्या है? जब नागरिकों का कोई समूह आपस में सहयोग करके अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था का निर्माण करता है तो ऐसी संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। जब नागरिकों का कोई समूह आपस में सहयोग करके अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था का निर्माण करता है तो ऐसी संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में है और 97वें संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये हो गया। अब एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से कुछ हम बातें पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, और संगम संघ ये सब जो है वो सहकारी समितियों का प्रावधान 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति वाले इलाके में जाने पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और नैतिकता, सदाचार इन सब के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, लेकिन इसमें योग्यता, दक्षता, इसको एक पैमाना बनाया जा सकता है और किसी विशेष व्यापार में या व्यवसाय में सरकार का एक अधिकार किया जा सकता है। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है। देखो, इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए हैं, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 में निहित 6 अधिकार और उन पर उचित प्रतिबंध अगर देखें, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है 19(1) का में, तो 19(2) के तहत 8 निर्बंधन है। भारत के संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना, ये सारे। फिर शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार है 19(1) ख में, लेकिन 19(3) में निर्बंधन है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था। तीसरा है संघ या संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19(1) ग में, लेकिन निर्बंधन 19(4) में दिया गया है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता। फिर है 19(1) घ में भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, निर्बंधन 19(5) में है। आम जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए। फिर 19(1) अंग में
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। 19(5) में निर्बंधन है आम जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए। फिर संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार 19(1) में था, इसे 44 में संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। फिर 19(1) या जी कह लें, कोई भी पेशा करने या कोई पेशा व्यापार या व्यापार करने का अधिकार। तो 19(6) में निर्बंधन है आम जनता के हित में आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता की आवश्यकता। नागरिकों के बहिष्करण के लिए राज्य द्वारा किया गया कोई भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया: विचारों को प्रसारित करने का अधिकार यानी संचलन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं। ठीक। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, और ये किस में दिया गया था राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार? इमैनुअल केस नहीं, नवीन जिंदल केस 2004। तो नवीन जिंदल केस 2004 में कहा गया था ध्वज फहराने का अधिकार एक वाक और अभिव्यक्ति के तहत क्या कहते हैं 19(1) वाला अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं ये। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्व वृत्त जानने का मतदाताओं का अधिकार, ये भी अभिव्यक्ति है। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार, लिंग पहचान व्यक्त करने का अधिकार, जवाब देने का अधिकार, आलोचना का जवाब देने का अधिकार, इंटरनेट सोशल मीडिया पर सूचना या वीडियो पोस्ट करने का अधिकार। ये वाला किस में है? इंटरनेट का अधिकार अगर कहा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। फिल्म निर्माताओं का अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच का अधिकार। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के अधिकार पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है: भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 1973 जो CRPC 1973 है उसकी धारा 144 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है।
इसे रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव हो, सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना हो। फिर संगम या संघ बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां अनुच्छेद 19(1)(c) 97वां संशोधन 2011 गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार हैं भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता को। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजातीय क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वैश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। तो बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया। संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं: आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यायित करता है। ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि संचरण की स्वतंत्रता को दो भाग हैं: आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है और दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यायित करता है। फिर निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं: पहला, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, एवं देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वहां घर बनाना एवं अस्थायी रूप से बसना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है: विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून के बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे वैश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधान
में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। फिर व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को ज़रूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है, तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि व्यवसाय। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। अनुराधा भसीन केस 2020 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार, व्यवसाय या पेशे को करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार इस अधिकार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(6) के तहत आनुपातिकता के परीक्षण सहित जनादेश के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के तहत अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है। थैंक यू।